अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिस्कशन में हम लोग अभी सिर्फ फोर्स कैलकुलेशन पर कन्फाइंड थे। फोर्स कैलकुलेट करने के बाद किसी भी पार्टिकल के या सिस्टम के ओवरऑल मोशंस को हम कंप्लीटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोशन के प्रेडिक्शन में फोर्स की तो हम हेल्प लेते हैं। फोर्स को यूज़ करके न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके तो पार्टिकल्स का सिस्टम और पार्टिकल का बिहेवियर पता लगाते हैं, लेकिन साथ ही साथ पार्टिकल के मोशन का बिहेवियर या सिस्टम और पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा मैकेनिकली हम और भी टूल्स यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पावरफुल टूल है न्यूटन्स लॉ के बाद वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सिचुएशन सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि तुम्हें चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी जाए या डिस्टेंस पूछा जाए। मैं एक दो एग्जांपल दे करके तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास लेटेस्ट से यहाँ पर कोई, ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है, और तुम्हें बोला गया है कि इससे दूर एक, ठीक है, स्मॉल पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू है और इसको वी नॉट वेलोसिटी से टुवर्ड्स द बिगर चार्ज प्रोजेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम ये पार्टिकल कितना पास, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के पास जाएगा। तो तुम बोलो इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के बाद हमें इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स हमेशा पता है, ठीक है, तो तुम बोलो फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन पता है लेकिन ये एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, क्योंकि जैसे ये पार्टिकल थोड़ा भी आगे जाएगा और आगे जाएगा तो इसकी डिस्टेंस चेंज करेगी, और कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग डिस्टेंस चेंज करेगी तो इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स भी चेंज करेगा, ठीक है, और फोर्स चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन चेंज करेगा तो इस पार्टिकल के पास वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। लेकिन उससे क्या हुआ, जितना भी एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल के पास हमें पता है, कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें एक्सेलरेशन पता है तो फिर काइनेमैटिक्स की इक्वेशन को प्रॉपरली अप्लाई करके हम वेलोसिटी डिस्टेंस एक्सेलरेशन वाली प्रॉपर रिलेशनशिप यूज करके, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो हम काइनेमैटिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करेंगे। प्रॉपरली काइनेमैटिक्स इक्वेशन यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि पार्टिकल के लिए क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा, ठीक, कहाँ पर होगा। लेकिन इसके बाद तुम्हें याद आना चाहिए कि ये तो लेंदी मेथड है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस और वेलोसिटी यूज हो रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और ऑल्टरनेट और इजियर मेथड है, सिंपलर मेथड है, और वो है वर्क एनर्जी थ्योरम तो हम लोग इस सिस्टम के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई करके सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। उसके एग्जांपल्स तुम आगे देखोगे। चलो एक दो एग्जांपल ऐसे ही बता। या तुमसे बोला जाए कि हाँ, या तुमसे बोला जाए कि मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये या इस तरह का है प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू। इस सिचुएशन को थोड़ा क्लोजली एनालाइज करो, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज रख दिए गए। अब बोला गया है कि एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू यहाँ पर रखते हैं और उसको रिलीज करते हैं। तो मुझे बताओ कि इस माइनस क्यू का मोशन कैसा होगा। रेस्ट पे रिलीज किया है और ये जो प्लस क्यू चार्जेस हैं ये दोनों इनको होल्ड करके रखा है, ये दोनों फिक्स है, ये डिस्प्लेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, कर्व्ड पाथ मोशन करेगा, कैसा करेगा ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, क्योंकि जैसे ही हम रिलीज करेंगे इसके ऊपर दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स एक्ट करेंगे, तो सिमेट्री से इसका जो रिजल्टेंट होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग,
और नीचे आ जाता है चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे भी अब फोर्सेस अलग अलग एक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इन दोनों का रिजल्टेंट वाई एक्सिस के अलोंग आएगा। चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट करेगा, जिसका मतलब ये पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग ही फॉल करेगा, ठीक है। लेकिन जब ये पार्टिकल मीन यहाँ पर पहुंचेगा, ओरिजिन पर पहुंचेगा, तब तक इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, क्योंकि इससे पहले हमेशा चार्ज पार्टिकल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा था। ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो, क्योंकि इसके आगे जैसे ही पार्टिकल जाएगा, अब इसके ऊपर नेट फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे ये पार्टिकल ओरिजिन पर आता है, उस टाइम में इस स्मॉल क्यू के पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। क्वेश्चन में पूछा गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो न्यूटन्स लॉ से तो सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन सॉल्व करने के लिए सिंपलर अप्रोच होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें सिस्टम के ऊपर सारे फोर्सेस का वर्क डन देखना पड़ता है और मैकेनिकल एनर्जी लिखनी पड़ती है। तो फोर्सेस का वर्क डन तो फोर्सेस को देख करके हम लिखेंगे पहले की तरह ही, लेकिन हमें यहाँ पे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी, और क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे एक नया फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐड हो गया है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है तो, ठीक है। तो सबसे पहला काम है, हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहला काम है कि हमें पता लगाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है या नहीं है। कैसे पता लगाएंगे? कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव होता है या नहीं, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, कैसे पता लगाते हैं? हाँ, वर्क डन देख करके, ठीक है। तुम लोग सब लोग आंसर करने की कोशिश करो। कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, हम उस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं कि उस फोर्स का जो वर्क डन है पार्टिकल के ऊपर, वो पाथ डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। या वो हम देखते हैं कि उस फोर्स का वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा है, या पाथ पर भी डिपेंड कर रहा है। या हम देखते हैं कि उस फोर्स की वजह से पार्टिकल के ऊपर वर्क डन अराउंड अ क्लोज्ड पाथ वो जीरो है या नॉन जीरो है, ठीक है। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टीज है, तो कोई भी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं और वो सारी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन से, तो हम कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन देखेंगे और चेक करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का, हम चेक करेंगे कि फोर्स का वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे हमारा फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है, और इस फोर्स के साथ हम पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला काम, हालांकि ये कोर्स का पार्ट ही है, मतलब ये हमें करना चाहिए कि पहले हमें इलेक्ट्रिक फोर्स को टेस्ट करना चाहिए कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं। ये तुम लोग घर पे ट्राई करना। अप्रोच बता दिया हूँ कि कोई भी चार्ज सिस्टम ले लो, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर लो किसी भी जनरल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और पता लगाओ कि वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है या पाथ डिपेंडेंट है। सिंपल है, खुद से कर लो, ये खुद से मतलब ट्राई कर सकते हो। तुम लोग सोच रहे हो चार्ज सिस्टम कैसा लेंगे और चार्ज सिस्टम के ऊपर फोर्सेस कैसे लिखेंगे, है ना। तो फोर्सेस तो तुम लोग कैलकुलेट करना सीख ही गए हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी सिस्टम पॉइंट चार्जेस का ही बना होता है, तो तुम पहले से पॉइंट चार्ज के लिए टेस्ट कर लो। अगर पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज का जो के बीच में जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो कोई भी सिस्टम पॉइंट चार्जेस का बना हुआ है,
उन सारे पॉइंट चार्जेस के फोर्सेस को जब हम ऐड कर देंगे तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है। तो हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए नहीं, सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल सिस्टम के लिए टेस्ट करना है कि वो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम होगा क्या? तुम बोलो सिंगल पॉइंट चार्ज इज द सिंपलेस्ट सिस्टम, लेकिन सिंगल पॉइंट चार्ज अगर होगा तो ये फोर्स किसके ऊपर अप्लाई करेगा? ये तो अकेला है ना, कोई भी चार्ज खुद के ऊपर थोड़ी फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये पहला चार्ज है। तो तुम बोलोगे इसकी वजह से फोर्स अप्लाई करना है, तो फोर्स तभी एक्ट करेगा जब दूसरा पॉइंट चार्ज आएगा। तो हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम लेना पड़ेगा। तो तुम दूसरा चार्ज लाते हो Q2, और इन दोनों के बीच के फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करते हो। मतलब कि इसको कोई भी डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर के जाओ, है ना। अब डिस्प्लेस करने की वेरियस पॉसिबिलिटी है, तो उस डिस्प्लेस करने के लिए भी हम सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटी सोचते हैं। हम सोचते हैं कि Q1 को पहले फिक्स कर देते हैं, मान लो इसको होल्ड करके रखा है, ये मूव नहीं कर रहा है, और Q2 को डिस्प्लेस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेगा। ठीक है, वर्क डन कैलकुलेट करो। ठीक है, और उसके बाद दूसरे पाथ से, तीसरे पाथ से, चौथे पाथ से, पांचवें पाथ से तुम देखोगे कि कोई भी पाथ फॉलो करके Q2 को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन बिल्कुल सेम आएगा। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ रहा है ना? हमें Q2 के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो हम Q2 को कोई भी पाथ फॉलो करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर के जा रहे हैं, और ए से बी जाने में Q2 के ऊपर वर्क डन कैलकुलेट करने का मतलब है ए से बी के बीच में हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही वर्क डन होता है ना। फोर्स देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ऐड करेंगे हर एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन को, टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। एलिमेंटल वर्क डन क्यों कैलकुलेट करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेरिएबल होगा। ठीक है, अब तो तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना, तुम लोग वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश करना और प्रूव करना अपने दिमाग से। बिल्कुल इसका कोई एक तरीका नहीं है, खुद से तुम्हें सोचना है, तुम्हें तुम्हें प्रूव करना है कि वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक, कोई भी सेटअप यूज कर सकते हो, बस तुम्हारा जो रिजल्ट है उसका कंक्लूजन ये होना चाहिए कि वर्क डन का जो एक्सप्रेशन आया है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अगर तुम टेस्ट करोगे ना, टेस्ट करने के बाद तुम देख सकते हो, ठीक है, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ तुम लोग टेस्ट करना। टेस्ट करने के बाद देखोगे कि वर्क डन का जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करेगा। पाथ कोई भी लोगे, वर्क डन का एक्सप्रेशन सेम आएगा। तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बिल्कुल कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम लोग को। तो तुम्हें एक और नए फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर से याद दिलाऊंगा, किसी भी फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है, जल्दी बताओ। ये भूलना नहीं है तुम लोगों को, सबसे पहला काम है, क्योंकि ये हम लोग को बार बार करना है और तुम्हें रियलाइज होगा कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है हमें आगे के डिस्कशंस में। जितना ज्यादा फोर्स इंपॉर्टेंट है उतनी ज्यादा एनर्जी इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट फोर्स का होता है, हम अपने प्रॉब्लम्स गिवन सिचुएशन में जो प्रेडिक्शंस करते हैं, जितना इन्वॉल्वमेंट फोर्स का है और उतना ही ज्यादा यूजफुल एनर्जी भी होती है। एनर्जी एस्पेक्ट को देख करके भी हम सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। एनीवे,
किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है रेफरेंस डिसाइड किया, दूसरा स्टेप होता है कि रेफरेंस से कैरी करके उस आर्बिट्ररी पोजीशन तक पार्टिकल को ले जाते हैं जहां पर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। और रेफरेंस से आर्बिट्ररी पोजीशन तक ले जाने में हम कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया कि रेफरेंस से आर्बिट्ररी पोजीशन तक पहुंचाया, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, और एक बार वर्क डन कैलकुलेट कर लिया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज वाला एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी उतने ही अमाउंट से चेंज होगी जितना कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और यही हमारा बेसिस है, इसी को यूज करके हम हर तरह के कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते आए हैं और आगे भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तुम लोग सोचोगे कि ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ। ये रिपीट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बार बार अभी यूज होने वाला है, ठीक है। और तुम लोगों को लग रहा हो कि हाँ ये तो हमें बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड लेटर बाय लेटर बिल्कुल अच्छे से पता है, लेकिन ये कितने अच्छे से पता है वो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसके, हमारा सिस्टम क्या है। जैसे पहले ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, हम ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते थे। तो अब हम चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता है, तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक था, उसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स अप्लाई कर रहा था, तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से ब्लॉक के पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। लेकिन चार्जेस के लिए जो मिनिमम सेटअप तुम्हें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में आता है तभी उसके पास करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी आती है। जब तुम एक ही चार्ज पार्टिकल लेते हो, अभी जैसा डिस्कस किया, तो अगर सिंगल चार्ज पार्टिकल है तो इसके आसपास तो कोई दूसरा चार्ज है नहीं ना, या दूसरी बॉडी है नहीं जो कि इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो ये तो किसी कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में है ही नहीं। तो अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है, ध्यान से सुनना, अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज के पास जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जीरो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है। अब तुम लोग क्या करते हो, इसको एक्सटेंड कर देते हो बॉडी के साथ। अगर तुम्हें कोई बॉडी दे दी गई है ना, मान लो कोई एटम ही दे दिया गया या कोई स्फेयर दे दिया गया, तो स्फेयर पॉइंट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, तो वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इनके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। मैं सिंगल पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ, जो कि जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम बिल्कुल एक एलिमेंटल पार्टिकल को मान सकते हो कि वो एक, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनको पॉइंट चार्ज मान सकते हो। या बहुत ही छोटा चार्ज का, बहुत ही छोटा अगर पार्टिकल है, उसका डायमेंशन बहुत ही कम है, तो भी उसको हम लोग, ठीक है, अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देख करके, अगर हमारी प्रॉब्लम में जो सिचुएशन दी गई है वहाँ पे जो डायमेंशंस है बॉडीज के, उन डायमेंशंस के कंपैरिजन में हमारे ऑब्जेक्ट का डायमेंशन नेग्लिजिबल है, तो वो ऑब्जेक्ट पार्टिकल कहलाया जा सकता है। एनीवे, तो अगर एक पार्टिकल है तो उसके साथ तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें दूसरा पार्टिकल तो लाना पड़ेगा, तभी दूसरे पार्टिकल के ऊपर या पहले पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, और इस फोर्स की वजह से इनके पास एनर्जी होगी, ठीक है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट सेटअप के लिए
2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, ठीक है। अगर 2 पॉइंट चार्ज होंगे तो उनके पास जैसे ही दूसरा पॉइंट चार्ज लाते हैं ना, पहला पॉइंट चार्ज था तब तो कोई, लेकिन जैसे ही दूसरा पॉइंट चार्ज आया यहाँ पे, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। तो दोनों को तुम्हें म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से इनको रिलीज करोगे ना, ये तो भागने लगेंगे, इनको तुम्हें होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फोर्स के एक दूसरे की के इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, तो अब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों पार्टिकल्स के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, या सिस्टम के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, कैसे पता चल रहा है, तो वो तुम इंट्यूटिवली भी फील कर सकते हो, क्योंकि अगर इन दोनों पार्टिकल्स को हम रिलीज करेंगे ना, तो ये जो इनके पास एनर्जी है वो तुम्हें दूसरे फॉर्म में, काइनेटिक फॉर्म में दिखेगी। ठीक वैसे ही जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के बाद रिलीज करते हैं, ठीक है। एनीवे, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, 2 पॉइंट सिस्टम के पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये सारी डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाउंडेशन है। स्क्रैच बाय स्क्रैच हम कैसे, स्क्रैच बाय स्क्रैच कैसे हम बिल्डअप कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आगे के सारे कंसेप्ट्स जो हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग तभी तुम अच्छे से गेन कर सकते हो, जब तक कि पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से तुमने समझा है। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। कब कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम किसी भी आर्बिट्ररी पोजीशन पे जब 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए, इतना तो थोड़ा बहुत तुम्हें लग रहा होगा कि जैसे पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और दोनों अगर फाइनाइट सेपरेशन पे है, तो इनके बीच में कंजर्वेटिव फोर्स है, इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसी भी आर्बिट्ररी डिस्टेंस पर जब ये दोनों पार्टिकल्स रखे गए हैं, लेटर से R, तो इस R सेपरेशन पर दोनों चार्ज पार्टिकल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, किसी भी जनरल आर्बिट्ररी पोजीशन पे जब 2 चार्ज पार्टिकल रखे गए हैं, तो इन दोनों पार्टिकल के पास कितनी पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी होगी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, सबको समझ में आ गई। दो कोई भी चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 है और वो R डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहला स्टेप है रेफरेंस डिसाइड करना। दूसरा स्टेप है रेफरेंस से कैरी करके इन पार्टिकल्स को R सेपरेशन तक पहुंचाना, और R सेपरेशन तक पहुंचाने में इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना। और मैं कह रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन का जो नेगेटिव होगा, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन का जो नेगेटिव होगा, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट में तुम में से किसी को भी थोड़ा भी डाउट है? मैंने कहा कि पहले रेफरेंस डिसाइड कर लेते हैं। रेफरेंस का मतलब है ऐसी पोजीशन जहां पर हम मानेंगे कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फिर वहां से कैरी करके इन पार्टिकल्स को R सेपरेशन पर लाएंगे और देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया, ठीक है। तुम्हें याद होगा कि ये जो स्प्रिंग ब्लॉक के लिए जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो इसको जब तुम स्ट्रेच करके ना यहाँ से इसको पुल करना पड़ेगा, अपने आप तो जाएगा नहीं, तो दूसरा एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ब्लॉक के ऊपर, और ब्लॉक को पुल करके हम एक्स तक पहुंचा दें, एक्स एक्सटेंशन तक पहुंचा दें। लेकिन इसमें एक्सटर्नल फोर्स से कोई मतलब नहीं है, कैसे पहुंचा रहे उससे भी कोई मतलब नहीं, बस रेफरेंस से एक्स तक पहुंचा दो, और पहुंचाने में देखो कि स्प्रिंग ने कितना वर्क किया, क्योंकि हमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो वही कह रहा हूँ कि रेफरेंस पोजीशन तक पहुंचा दो चार्ज पार्टिकल को, और रेफरेंस से कैरी करके R पोजीशन तक, रेफरेंस से कैरी करके R सेपरेशन तक पार्टिकल्स को पहुंचाओ, और देखो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ने कितना वर्क किया। इलेक्ट्रिक फोर्स जितना भी वर्क करेगा उसका नेगेटिव ले लो, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है।
ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए ना, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग अग्री करते हो? मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कोई ये जो डेरिवेशन है ना वो तुम लोग करो मेरी बजाय, मतलब कि तुम लोग मुझे गाइड करो कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है रेफरेंस डिसाइड करने का। बताओ रेफरेंस क्या लेंगे, रेफरेंस क्या लेना चाहिए? कहीं पर भी ले सकते हैं, कल जैसा डिस्कस किया, लेकिन लेटेस्ट से एक सुइटेबल पोजीशन हम ऐसी ले सकते हैं। हम बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम मानते हैं कि जब ये दोनों चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे, मतलब बहुत दूर होंगे एक दूसरे से, तो इनका इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होगा, इनके बीच में फोर्स नेग्लिजिबल होगा। चलो ऐसा करते हैं, मानते हैं कि उसी टाइम में जब दोनों चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट सेपरेशन पर, उस टाइम में चार्ज पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इनफाइनाइट सेपरेशन को हम अपना रेफरेंस डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप रेफरेंस डिसाइड करना कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है इनफाइनाइट, ये आर सेपरेशन पर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमें पहले इनको इनफाइनाइट पे पहुंचाना पड़ेगा, इन्फिनिटी पर पहुंचाना पड़ेगा, और इन्फिनिटी से ला करके यहाँ आर सेपरेशन पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम सोचो ये कैसे रखा जाए। एक तरीका है Q1 को भी इन्फिनिटी से लाओ, Q2, मैं कह रहा हूँ कि दोनों को लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों को भी लाओगे तो एक ही बात है, तुम जैसे डिस्प्लेस कराना चाहो करा सकते हो। मैं कह रहा हूँ हम आसानी के लिए ऐसा करते हैं, Q1 को फिक्स रखते हैं, लेटेस्ट से Q1 यहीं पर है, Q1 को होल्ड करके रखा है, Q1 को किसी और एजेंट के थ्रू या किसी वजह से, क्योंकि अगर तुम Q1 को फ्री छोड़ दोगे तब तो रिपल्सन की वजह से Q1 भी रिपेल होगा, भाग जाएगा। Q1 को किसी तरह से हम फिक्स रख रहे हैं। ठीक है, और Q2 को इन्फिनिटी से कैरी करके आर सेपरेशन तक ला रहे हैं। ठीक है, अब ये इन्फिनिटी बोर्ड में तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो तुम्हारी इमेजिनेशन को बोरो कर रहा हूं मैं, कि तुम्हें मानना है कि ये इन्फिनिटी है। ठीक है, बहुत दूर है, ये जो डॉटेड लाइंस बनाई है ना, तो इसको समझो कि बहुत ज्यादा दूर है। Q2 को हम इन्फिनिटी से कैरी करके, यहाँ पे लिख भी देता हूँ तुम याद, ये इन्फिनिटी से कैरी करके हम फाइनाइट सेपरेशन R तक पहुंचा रहे हैं, और ऐसा करने में इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी से कैरी करके R सेपरेशन तक ले आए, दिस इज R इक्वल्स R। ठीक है, अरे मैं कह रहा हूँ कि जब तुम चार्ज, ये Q1 तो फिक्स हो गया, जब तुम इस चार्ज पार्टिकल को बिल्कुल इमेजिन करो, बिल्कुल लैब में कोई सेटअप बना दिया गया है अपने दिमाग में, मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ। मान लो Q1 यहाँ पर रखा गया है, और Q2 को तुम खुद से हाथ में पकड़ते हो, और बहुत दूर से मान लो उस लैब के बाहर वो पूरा जो कैंपस है, उस कैंपस से भी बाहर जाओ, बहुत दूर जाओ, और वहां से तुम ना खुद हाथ में लेकर के इसको पास ला रहे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये पार्टिकल यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, खुद से कैरी करके ना Q1 के पास लाते हो। जब तुम Q2 को कैरी करके इन्फिनिटी से R तक ले जा रहे होगे, उस टाइम में तुम रियलाइज करोगे कि इस पार्टिकल के ऊपर Q1 की वजह से एक कूलॉम्बिक रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है। अरे Q1 का अभी तो बताया मैंने बोला कि Q1 को हमने फिक्स कर दिया है किसी और दूसरे एजेंट से। ठीक है, कोई दूसरा एजेंट, वरना तो ये रिपेल होके बाहर चला जाएगा। ठीक है, कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल है, हमारा टारगेट बस ये है कि हम किसी तरह से रेफरेंस से उठा करके दोनों चार्ज पार्टिकल को आर सेपरेशन तक पहुंचा दे। तो वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी नजर में ये सबसे सिंपलेस्ट सेटअप है। ठीक है, और तुम देख सकते हो मैंने पाथ भी जानबूझ के कोई भी ऐसा वैसा नहीं सेलेक्ट किया। हम बाद में ये प्रूव करेंगे कि कोई और पाथ होता ना तब भी वर्क डन यही आता, लेकिन मैं जानबूझ के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो करके Q2 को इन्फिनिटी से R तक पहुंचा रहा हूँ,
और मैं कह रहा था कि मैं चाहता था कि तुम लोग इंट्यूटिवली भी समझने की कोशिश करो कि जैसे जैसे हम Q2 को पास लाएंगे ना, तो Q2 के ऊपर Q1 की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और Q2 डिस्प्लेस भी कर रहा होगा, ठीक है। Q2 के ऊपर Q2 के ऊपर एक इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स है, और Q2 डिस्प्लेस भी कर रहा है, ठीक है, इसके पास डिस्प्लेसमेंट भी है, ds या dr जो भी, ठीक है। तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट किया, पार्टिकल डिस्प्लेस किया, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो Q2 के ऊपर कुछ वर्क भी करेगा। और इस केस में तुम देख सकते हो, क्योंकि फोर्स ऑपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स Q2 के ऊपर नेगेटिव वर्क करेगा, ठीक है। तो हमें यही वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन्फिनिटी से R पहुंचाने में Q2 के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक वर्क करेगा, और कितना वर्क करेगा हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है, कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये वर्क डन, सो ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है। वर्क डन की डेफिनेशन याद करो, किसी भी फोर्स के लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले देखते हैं कि फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है। यहाँ पे फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। ये जो एग्जांपल ले रहा हूं ना, ये जो सेटअप मैंने लिया है, जिस सेटअप को यूज करके इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये बार बार यूज होगा, तो इसका हर एक पॉइंट बहुत केयरफुली सुनो और समझो, ठीक है। ऐसा सोचो कि बिल्कुल तुम ही ये डेरिवेशन कर रहे हो, ठीक है, कि बार बार जितनी बार भी तुम्हें कहा जाए खुद से डिराइव करने, तुम बिल्कुल यही रिजल्ट, यही स्टेप्स लिखोगे। एनीवे, ठीक है। तो क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, हम एक बार में वर्क डन नहीं कैलकुलेट करते, हम बोलते हैं इन्फिनिटी से R लाना है ना, तो हम इसका कोई इंटरमीडिएट स्टेप इमेजिन करते हैं। मान लो जब हम Q2 को कैरी करके इन्फिनिटी से R तक पहुंचा रहे हैं, उसके बीच में कभी ये चार्ज पार्टिकल किसी आर्बिट्ररी डिस्टेंस, लेटेस्ट से इसको थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं, तो थोड़ा लेटेस्ट से किसी आर्बिट्ररी डिस्टेंस, कि फिगर लग रहा है कि बहुत अच्छी आज मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तुम लोग भी एग्री करते हो क्या। ठीक है ना, ठीक है, चलेगा, ओके 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 ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं, अब तुम्हारी सारी मैथ है, कितने लोग मैथ्स में हो बताओ मुझे, कितने लोगों के पास इस बार मैथ्स है, एडिशनल मैथ्स, बस, ठीक है। तो तुम लोगों ने बता करके लगता है कि गलती कर दी है, क्योंकि अब रेडार तुम्हारे ऊपर है, अगर बाकी लोग गलत बोलेंगे तो वो एक्सेप्टेबल, तुम लोग अगर गलत बोलोगे तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो हम Q2 को ना डिस्प्लेस करके R तक पहुंचा देते, मैं कह रहा हूँ कि इन्फिनिटी से R पहुंचाने में कोई इंटरमीडिएट स्टेज इमेजिन करते हैं। मान लो किसी मोमेंट में ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल को x प्लस dx से कैरी करके x पर पहुंचाएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे पहले x लेकर के इधर dx नहीं ले सकते, ये तो समझ में आता है ना तुम्हें, dx हमेशा dx हमेशा x की डायरेक्शन में होगा, कोई भी वेरिएबल में जो चेंज होता है वो वेरिएबल की डायरेक्शन में होता है। dx है क्या, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो x जिस डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमेशा dx होगा, तो ये dx जो है ना वो कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। तो लेटेस्ट से हम चार्ज पार्टिकल को x प्लस डी एक्स से कैरी करके x तक ले जाते हैं, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो कितनी है, x प्लस डी एक्स, और x प्लस डी एक्स से हम Q2 को कैरी करके x तक पहुंचा देते हैं, और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में
हम इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल वर्क डन भी पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट, इस पॉइंट में किसी को डाउट तो नहीं है ना? इससे पहले जब भी हम कोई वेरिएबल इमेजिन करते थे, जैसे मान लो आर है, तो आर इधर लेते थे तो डी आर इधर ही लेते थे, डी आर इधर नहीं ले सकते। ठीक है, और ये नहीं बोल सकते आर से आर माइनस डी आर तक पहुंचा। डी आर हमेशा आर की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डी आर डिफाइन ही हमने किया है आर में चेंज। तो अगर आर में चेंज है तो वो आर की डायरेक्शन में ही तो होगा, है ना? क्योंकि डी आर इंडिकेट कर रहा है फाइनल आर माइनस इनिशियल आर। एनीवे, ठीक है। तो इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्मॉल एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन होगा बाय डेफिनेशन एफ डॉट डी एस। ठीक है, डी एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब पिछली बार जहाँ जहाँ ये डेरिवेशन किया ना, लोगों का दिमाग घूम जाता है इस डेरिवेशन को देख करके, लेकिन होपफुली तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत पहले से जो ये जो एलिमेंट्स हैं, मतलब कैलकुलस की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसमें एफर्ट लगाए। ठीक है, तो फोर्स, पार्टिकल के ऊपर फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, फोर्स कुछ ऐसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, कितना हो रहा है? तो चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ यूं हो रहा है, और ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है। मैं इंटेंशनली डिस्प्लेसमेंट को डी आर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आर हम इस वेरिएबल के लिए यूज करें तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, और हाँ, और इंटेंशनली इसकी जो आर्बिट्ररी डिस्टेंस है ना, उसको भी मैंने एक्स इसलिए लिया है ताकि इसको तुम जो फाइनल सेपरेशन है Q1 Q2 की आर, उससे कंफ्यूज ना करो। ठीक है, हाँ, तो फिगर देख करके ये क्लियर है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स वेक्टर कुछ इस तरह से दिखेगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ इस तरह का है। ठीक है, इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स वेक्टर ये होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन्हीं दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो पहले इन दोनों वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करने जाते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई भी छोटा भी पॉइंट अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लगेगा तो अभी पूछना है। मैंने कुछ भी नहीं किया, पार्टिकल को डिस्प्लेस करते टाइम में फोर्स वेक्टर देखा है, उसकी डायरेक्शन देख रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ किया है। ठीक है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, जो कि वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम सोचेंगे दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन किधर है। दोनों वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम बोले क्योंकि दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो और कुछ नहीं होगा, वो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा विद माइनस। गलत कह रहा हूं? यहां तक कितने लोगों को नहीं समझ में आया? यहां तक कितने लोगों को प्रॉब्लम है? ठीक है, दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट विद अ माइनस साइन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होते तो प्लस साइन लेते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन। यहाँ पे कोसाइन 180 डिग्री। इसके बाद का जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है। अब इन दोनों की वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तभी हम वर्क डन लिख पाएंगे। इन दोनों की वैल्यूज लिखते हैं। तो सबसे पहले बताओ इस इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कितना होगा? ठीक है, ये Q2 है, ये Q1 है, इन दोनों के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी। मैग्नीट्यूड कितना होगा? कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं दे सकते हैं हम, क्यों dx लेते?
नहीं, पहले जो भी मैंने सिंबल्स यूज किए इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, मतलब dr क्यों नहीं ले सकते, dx क्यों नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन मैंने जो लिया है वो तो गलत नहीं है ना, ये तो एक्सेप्ट करते हो सब लोग। डिस्प्लेसमेंट को ds मैंने मान लिया है, मान सकता हूँ, और स्टार्टिंग में ये dx प्लस dx पर था, और x प्लस dx से x पोजीशन x सेपरेशन पर ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है इस डिस्प्लेसमेंट की करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? फोर्स इज k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर, k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर, दिस इज द फोर्स। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि x प्लस dx और x की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होगी, इसीलिए इस छोटे डिस्प्लेसमेंट में फोर्स, इस छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, और इस छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन की हम कांस्टेंट फोर्स वाली डेफिनेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए फोर्स को हमने फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखा है। ठीक है, लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा हम फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते, लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है ना कि फोर्स इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वैरी नहीं करेगा, क्योंकि x प्लस डी एक्स और x ऑलमोस्ट सेम है, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। तो तुम चाहे तो इसको x प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर लिखते, लेकिन x के कंपैरिजन में dx क्योंकि नेग्लिजिबल है, तो x प्लस डी एक्स को की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर की इक्वल ही आती, मल्टीप्लाइड बाई ये तो फोर्स की वैल्यू लिखती। ठीक, एक एक करके तीनों टर्म्स की वैल्यू लिखते हैं, माइनस पहले से है, उसके बाद ds, dx की वैल्यू कितनी लिखेंगे, और ds की वैल्यू कितनी लिखेंगे, ds की वैल्यू जो बता देता है उसको मेरी तरफ से मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ds की वैल्यू होगी माइनस dx। अब ये तुम्हारे लिए फूड फॉर थॉट है कि इसको तुम कैसे एक्सप्लेन करो। बोलने वाला तो नहीं चलेगा, अब तुमने नहीं बोला तो तुमने मिस कर दिया बोनस, अपने लाइफ टाइम का बोनस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो देखो, इनहेरेंट, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जब ये चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी से ट्रैवल करके आर तक आ रहा है, तो चार्ज पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो कुछ इधर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो ds है वो इस डायरेक्शन में, और जो dx है वो इनहेरेंटली बाय डेफिनेशन x की डायरेक्शन के अलोंग होता है। x हम मेजर कर रहे हैं q1 से q2 की तरफ। ठीक है, तो जो dx है ना वो इनहेरेंटली इधर है, तो तुम ds को dx नहीं लिख सकते हो, क्योंकि dx का मतलब होता, अगर dx लिखोगे तो उसका मतलब पार्टिकल इधर डिस्प्लेस कर रहा है, जो कि नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ द कन्वेंशंस ऑफ कैलकुलस, ds को हमें नेसेसरीली dx माइनस dx ही लिखना पड़ेगा, तभी हम कैलकुलस के कन्वेंशन को प्रॉपरली फॉलो करेंगे और तभी हमारा रिजल्ट सही आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ds है ना वो माइनस dx के इक्वल है। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए तुमने अगर वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है तो टोटल वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, इस तरह के सारे एलिमेंटल वर्क डन, कौन सा पार्ट रिपीट, डॉट, तुम लोग नाम नहीं लिखते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा, तुम्हारा नाम मैं डॉट रखता हूँ, डॉट टेल मी। अच्छा, dx वाला जो पार्ट है, डॉट के साथ कोई टाइटल बताओ जो सूट करेगा तुम्हें। ये देखो, ये चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनना, ये चार्ज पार्टिकल डॉट कॉस थीटा नहीं 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 सूट कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल को हम इंफिनिटी से कैरी करके ना, ये सिर्फ मैथमेटिक्स का कन्वेंशन है। तुम बोलोगे कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि dx को इधर माने,
ठीक है, और हम बोले कि x से x माइनस dx तक जा रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने डिफाइन ही dx को डिफाइन ही इस तरह से किया है कि वो हमेशा x की डायरेक्शन में आएगा। अगर अगर तुम अपनी मर्जी से dx को उल्टा मान लेते हो तो हमने अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पूरी कैलकुलस की थ्योरी निकाली है ना, वो अब वैलिड नहीं होगी तुम्हारे इस अजम्पशन से। ठीक है, तो हम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग dx डिफाइन ही किया गया x की डायरेक्शन में चेंज, तो x जिधर होगा उसी डायरेक्शन में dx होगा, उसको और कैसे भी हम अपनी मर्जी से एज्यूम नहीं कर सकते। लाइकवाइज जब चार्ज पार्टिकल इधर ट्रैवल कर रहा है तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो यूं है, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट है। चलो मैं लेफ्ट राइट डायरेक्शन यूज कर रहा हूँ इंडिकेट करने के लिए। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो डिस्प्लेसमेंट है ds, ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, और बाय कन्वेंशन dx इज बाउंड टू बी इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, ठीक है, dx जो है वो राइट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये लेंथ तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन dx जो है ना, क्योंकि ऑपोजिट है, तो ये जो dx है वो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम माइनस dx के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक, इसको तुम लोग थोड़ा खुद से भी सोचना, मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मैथ्स धीरे धीरे वो बिल्ड करेगा तुम्हारे दिमाग में। अरे देखो, अभी के लिए ना बस इतना इतना तो समझ में आ रहा है ना, पार्टिकल इधर डिस्प्लेस कर रहा है तो ds इधर है, और dx कैलकुलस के रूल के अकॉर्डिंग राइट में है, तो हम ds और dx को इक्वल नहीं लिख सकते, ठीक है, लेंथ तो सेम है लेकिन साइन हमें ऑपोजिट लेनी पड़ेगी, ठीक, इसीलिए मैंने ds को माइनस dx लिखा है। ठीक, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जैसे हमें वर्क डन पता चलता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस तरह के छोटे 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 सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन ऐड कर देना है, हमें टोटल वर्क डन इन्फिनिटी से r पहुंचाने में पता चल जाएगा। कैसे ऐड करना है? इंटीग्रेट करके। तो हम लिखेंगे टोटल वर्क डन की जो वैल्यू होगी, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इंटीग्रल, ठीक है, बताओ क्या लिखेंगे, माइनस के Q1 Q2, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ी ज्यादा जगह मिले तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, के Q1, और चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, मेरी राइटिंग थोड़ा डिफरेंट मुझे खुद ही लग रही है, कि लगता है कोई और लिख रहा है, लिख तो मैं ही रहा हूँ लेकिन राइटिंग जैसी आ रही है उसके बारे में कह रहा हूँ, x² dx माइनस, ठीक है, चेक करो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या देंगे बताओ। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी सॉरी, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, गुड, थैंक यू। हाँ, लिमिट देंगे, स्टार्टिंग में x क्या था, x पहले लेंगे, स्टार्टिंग में x इन्फिनिटी है, ठीक, x की इनिशियल लिमिट है इन्फिनिटी, और फाइनल लिमिट क्या है, फाइनली x की वैल्यू कितनी हो रही है, r की इक्वल, ठीक है, जहां पर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट, अब इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर लो, इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन में तुम देख सकते हो कि ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले जाते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ के Q1 Q2 के Q1 Q2, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ आएगा क्या, dx अपॉन x², एंड लिमिट्स विल बी फ्रॉम इंफिनिटी टू r, और इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हैं, और ये x रेज़ टू पावर -2 है तो -2 + 1, x रेज़ टू पावर -1 अपॉन -1, यही आएगा। तो ये k Q1 की राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि देख करके यूं लगे कि ये टाइप किया हुआ है, और राइटिंग अभी तो ऐसी लग रही कि ये हाथ से भी लिखा हुआ नहीं लग रहा है, ठीक है,
इन्फिनिटी टू आर। सही है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, 1/r -1, ये सारे स्टेप्स लिखो या यहीं पे आंसर लिख दो? इसको तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो वैल्यू आ रही है ना वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। ये स्टेप्स ये बच्चों का काम है, तुम खुद। -1 रह जाएगा यहाँ पर, के Q1 Q2 अपॉन R। ये सब कहा रहा है। ये एक्सप्रेशन सब कहा रहा है। ओके गुड। अब जितने लोग जो भी क्यूरियस स्टूडेंट्स और जो भी बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ गलत तुम लोग को कन्वेंशन बता रहा हूँ तो तुम लोग यहाँ पर भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो, इन्फिनिटी से जब हम आर तक कैरी करके ला रहे हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है। इलेक्ट्रिक फोर्स रिपेल कर रहा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट हम टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स Q1 कर रहे हैं। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऑपोजिट है तो वर्क डन नेगेटिव आना ही चाहिए था, और फाइनल रिजल्ट में भी तुम देख सकते हो कि वर्क डन नेगेटिव है। ठीक है, इन्फिनिटी से आर पहुंचाने में इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन वो नेगेटिव होगा। ठीक, वो नेगेटिव आ भी रहा है। और जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया, अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज की डेफिनेशन लिखेंगे और बोलेंगे कि इनिशियल से फाइनल पहुंचाने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is nothing but equal to the negative of work done by conservative force। ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट सेपरेशन आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन दे आर, ठीक है, इनफाइनाइट सेपरेशन अपार्ट, इक्वल्स, या इसको रेफरेंस भी यहाँ पर लिख सकते थे, एक ही बात है, इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये इसको लिखो माइनस, और माइनस ऑफ माइनस के Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, और और ये जो इन्फिनिटी है ना, ये हमेशा ही जीरो होगा। जब तुम रेफरेंस से कैरी करके किसी पार्टिकल को आर्बिट्ररी पोजीशन तक पहुंचाते हो तो रेफरेंस पर तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि जीरो है, तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो और कुछ नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी एट दैट आर्बिट्ररी पोजीशन के इक्वल ही हो जाएगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन आर का ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर। ओ माय गॉश, ये एक्सप्रेशन देखने के बाद मुझे फिर से यकीन हो जाता है कि इससे आसान कोर्स तो तुम्हें नहीं मिलेगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि अभी तक जितने भी स्टार्ट किया हमने कूलॉम्स लॉ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए के Q1 KQ अपॉन आर स्क्वायर, अब पोटेंशियल में आ रहे हैं के Q1 Q2 अपॉन। सारे एक्सप्रेशन इतने सिंपल है कि इसको याद करने के लिए तुम्हें कुछ एफर्ट लगाना ही नहीं है, ठीक, कुछ भी रटने की जरूरत ही नहीं है। इससे आसान कौन सा सब्जेक्ट है बताओ? दिन रात तुम लोग बायो पढ़ते रहते हो, zoology रटते रहते हो, फिर भी याद नहीं होता है। लेकिन फिजिक्स में तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत है, एक बार अगर अच्छे से देख लिया तो वो हमेशा याद ही रहना है। ठीक है, तो रिजल्ट कहता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल फाइनाइट सेपरेशन पर है तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? के Q1 Q2 अपॉन आर के इक्वल। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स बता दिए, सेपरेशन क्या है बता दिया गया, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी पता है, वो के Q1 Q2 अपॉन आर की इक्वल ही होगी। ठीक है, इस पहले थोड़ी देर तक इस एक्सप्रेशन पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तुम देख सकते हो चार्ज पार्टिकल्स ज्यादा, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उनका इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, और सेपरेशन जितना कम होगा, मतलब चार्ज पार्टिकल जितने पास होंगे पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा।
ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को पास लाओगे उनके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, दूर रखोगे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है, और तुम इसको इंट्यूटिवली फील भी कर सकते हो। इससे पहले चार्ज पार्टिकल तुम्हारे पास रखा जाता तुम फोर्स कैलकुलेट कर सकते थे और उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते थे। दो पार्टिकल्स तुम्हें दे दिए जाते थे, बस इनको देख करके तुम फोर्स के बारे में सोच सकते थे। लेकिन आज की बात तुम्हें पता, आज की बात तुम्हें इन दोनों चार्ज पार्टिकल को जैसे ही देखोगे तो तुम्हें इनके बीच के रिपल्शन के साथ साथ इनके बीच की मतलब आपस की म्यूचुअल एक पोटेंशियल एनर्जी भी फील होनी चाहिए। तुम फील करोगे कि जब भी हम इसको पास रखे ना, ये एक पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में इनको हम रिलीज करेंगे तो ये बिल्कुल बाउंस बैक करेंगे और फ्लाई ऑफ करेंगे विद सम एनर्जी। ठीक है, दूर जाएंगे तो इनके पास काइनेटिक फॉर्म में वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। कहाँ से आएगी? वो इनकी आपस की पोटेंशियल एनर्जी से आएगी। जब जितना ज्यादा पास होंगे ये एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, कोई भी अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं फाइनाइट सेपरेशन पर रखे गए तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ज्यादा तुम्हें, ठीक है, जब ये इंफिनिटी पे चले जाएंगे तो उतनी ज्यादा तुम्हें काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताओ। नहीं, अगर हम कांटेक्ट में ले आते हैं तब तो इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कांटेक्ट में लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कांटेक्ट में लाने का मतलब है कि तुमको कांटेक्ट तक पहुंचाने के लिए भी इनफाइनाइट एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, इनफाइनाइट एनर्जी दोगे तभी वो पास है, इनफाइनाइट एनर्जी लाओगे कहाँ से? ठीक है, हाँ, तो अभी देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला तो इसका जो एक्सप्रेशन है इसी को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पर आएंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है वो तुम सोच रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन तो हमें पता ही है, लेकिन इस स्पेशल केस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, टू पॉइंट चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है Q1 Q2 तो सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, और जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी हम पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से रिलेट करते हैं कि जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी रिलीज करने के बाद उतनी ही ज्यादा हमें काइनेटिक फॉर्म में भी एनर्जी दिखेगी। यही होता है ना, ये स्प्रिंग है, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दोगे, ठीक है, रिलीज करोगे तो इसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दिखेगी। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा ऊपर से ये ब्लॉक को रिलीज करोगे तो जब ये वापस आएगा उसके पास उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से दो चार्जेस हैं उनको जितना पास रखोगे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, रिलीज करोगे तो उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी तुम्हें जब ये दूर चले जाएंगे दिखेगी। ठीक है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के पास, ये तो तुम्हें समझ में आता है। ठीक है, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है, हमने, ठीक है, ये तो जो रिजल्ट निकाला है पोटेंशियल एनर्जी का है कि Q1 Q2 अपॉन R, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव, लेकिन अगर इनमें से एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो उस केस में सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिव होगी। अब इस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी को कैसे इंटरप्रेट करोगे? ठीक है, मैं कह रहा हूँ मान लो +2 कूलम है, -2 कूलम है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मान लो लेट अस से 100 जूल आ गई। ठीक है, सॉरी +2, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम इन दोनों को रिलीज करेंगे ना तो ये 100 जूल काइनेटिक एनर्जी तुम्हें दिखेगी जब ये फ्लाई ऑफ कर जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक +2 कूलम, हाँ -2 कूलम, इनको रिलीज करते हैं, लेकिन ये ऑपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है इससे पता चलता है कि अगर ऑपोजिट चार्जेस है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना वो नेगेटिव में आएगी। वो मान लो यहाँ पे -100 जूल आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का क्या मतलब है? अरे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का क्या मतलब है, एक्सप्लेन।
मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए। हाँ गुड अरुजा, तुमने सही बताया। ओके 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 ओके, ठीक है, तुम लोग सब अपने अपने तरीके से सही बता रहे हो, लेकिन प्रॉपर आंसर तुम्हें ये होना चाहिए कि जैसे ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ कि ग्राउंड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है mgh, अर्थ के सरफेस पर h हाइट पर लेकर के जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल है। इसका मतलब है 50 जूल का मतलब है अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल की पॉजिटिव है, उसका मतलब है कि रेफरेंस से इस अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, मतलब इसके पास रेफरेंस से ज्यादा पोटेंशियल, और रेफरेंस से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब है जब ये वापस आएगा रेफरेंस पर, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो इतनी एनर्जी ना काइनेटिक फॉर्म में इसके पास दिखेगी। तो जब पार्टिकल के पास पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसको रिलीज करते हो तो खुद ब खुद रेफरेंस की तरफ जाता है, और रेफरेंस तक पहुंचने के बाद वो एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में दिखती है, उतनी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में दिखती है। ठीक है, लेकिन मान लो इस हाइट से नीचे किसी ब्लॉक को रखते हैं, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी -50 जूल है। -50 जूल का मतलब क्या है पता है? -50 का मतलब इसके पास अब रेफरेंस से भी कम पोटेंशियल एनर्जी है, तो रेफरेंस तक ये खुद नहीं जाएगा, रेफरेंस तक खुद नहीं जाएगा। रेफरेंस तक पहुंचाने के लिए तो तुम्हें ही इस बॉडी को और अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। -50 जूल है तो इसमें +50 जूल तुम सप्लाई करोगे बॉडी को, तब जाकर के रेफरेंस में पहुंचेगा। ठीक है, इन शॉर्ट नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि रेफरेंस से उस अमाउंट से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो तुमने रेफरेंस असाइन कर दिया, रेफरेंस को 0 पोटेंशियल एनर्जी असाइन कर दी। अब बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हो सकती हैं जिसकी एनर्जी रेफरेंस पोजीशन से कम है, बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हो सकती हैं जिसकी रेफरेंस से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका मतलब यही है कि ये ऐसी पोजीशन है जहां पर सिस्टम की एनर्जी रेफरेंस से भी कम है। ठीक है, तो अगर अगर ऑपोजिट चार्जेस रखे गए हैं फाइनाइट सेपरेशन पर, मान लो +2 कूलम है, ये -2 कूलम है, ऑपोजिट चार्जेस रखे गए हैं, तो अगर ये इनफाइनाइट सेपरेशन पर होते तो इनके पास 0 पोटेंशियल एनर्जी होती, लेकिन ये अगर ये फाइनाइट सेपरेशन पर है तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनफाइनाइट सेपरेशन के कंपैरिजन में और कम है। ठीक है, इनके पास कुछ -100 जूल एनर्जी है, और -100 जूल एनर्जी होने का मतलब है ये खुद ब खुद रेफरेंस पर नहीं जाएंगे, ठीक, तुम्हें उन्हें रेफरेंस पे पहुंचाने के लिए अलग से 100 जूल पंप इन करना पड़ेगा। ठीक, तुम इसको पुश करके ना, तुम इस पे कुछ पॉजिटिव वर्क करके एनर्जी सप्लाई करके तुम इसको रेफरेंस तक ले जाओगे, इसको रिलीज करोगे तो और इसकी एनर्जी कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है सबको? तीसरा फाइनल पॉइंट, इससे हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेने जा रहे हैं, आसान आसान, लेकिन उससे पहले ये सारे पॉइंट्स जो बता रहा हूँ ना ये रिपीट होंगे, और ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तुम सोचो पॉइंट्स तो ज़्यादा हमने नहीं बताया, बस ये जो डिराइव किया है ना हमने स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप कैसे आ रहा है ये अच्छे से अगर दिमाग में क्लियर है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी प्रॉपर होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी, इस चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, मतलब इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हमारे सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि इन्फिनिटी से इस Q2 को इन्फिनिटी से कैरी करके R तक लाते हैं, और इन्फिनिटी से R तक कैरी करके लाने में इन्फिनिटी से R तक कैरी करके लाने में जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स ने वर्क किया, इन्फिनिटी से R तक पहुंचाने में इलेक्ट्रिकल फोर्स ने जितना वर्क किया उसका नेगेटिव, यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। जिस तरह से ये डेफिनेशन सिर्फ इसी केस के लिए नहीं, किसी भी जनरल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एप्लीकेबल है।
जनरल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम ऐसा बोलते थे कि रेफरेंस से आर्बिट्रेरी पोजीशन तक लाने में जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया उसका नेगेटिव, यही उस पार्टिकल की या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे रेफरेंस इन्फिनिटी हो गया है, तो हम बोलेंगे Q2 को इन्फिनिटी से R तक लाने में इलेक्ट्रिकल फोर्स ने जितना वर्क किया, मान लो इसको दूसरे पेज में ड्रॉ करता हूँ। मान लो Q2 को इन्फिनिटी से ना कैरी करके R तक लाने में, मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन है लेटेस्ट से -50 जूल। ठीक है, समझाने के लिए मान लो इन्फिनिटी से कैरी करके हम Q2 को किसी पोजीशन तक लाते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ने यहाँ पर कितना वर्क किया है, -50 जूल वर्क किया है। तो हम बोलेंगे इस पोजीशन पर आने के बाद सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पता है कितनी होगी, जितना भी इलेक्ट्रिकल फोर्स ने वर्क किया है उसका नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी +50 जूल होगी। ठीक है, अरे इलेक्ट्रिकल फोर्स ने -50 जूल वर्क किया है तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कहती है कि कंजर्वेटिव फोर्स जितना भी वर्क करा है उसका नेगेटिव ले लो, यही पोटेंशियल एनर्जी है। और ये तो तुम लोगों को पहले से पता है ना कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स ने इतनी एनर्जी सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर ली है। अगर एक्सट्रैक्ट किया तो किस फॉर्म में रखी है, पोटेंशियल फॉर्म में रखी है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर्स याद करो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एक डेफिनेशन तो ये है कि तुम इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाते हो और देखते हो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जितना भी होता है वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस डेफिनेशन में किसी को, इस स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? इस स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? आशिक तुम लोग जो 1 मिनट पहले मैं इसके सारे पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स जो बताने इसको क्लियर करें। अच्छा, तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये जो हमने सारा डेरिवेशन किया ना पोटेंशियल एनर्जी के का रिजल्ट निकालने के लिए, हमने यहाँ पे इन्फिनिटी से लेकर के R तक पार्टिकल को पहुंचाया था। तो इन्फिनिटी से जब हम R तक पहुंचाते हैं और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो वहां पे लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसकी जो भी वैल्यू आती है उससे तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी एट सेपरेशन R की वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, लेकिन तुम इन्फिनिटी से R तक ना आकर के तुम क्या करते हैं ना, Q2 को R से लेकर के इन्फिनिटी तक पहुंचाओ। R से लेकर के इन्फिनिटी पहुंचाने में इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन देखो और फिर से यही वाली जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाली जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करो। अगर तुम R से इन्फिनिटी ले जाओगे ना तो R से इन्फिनिटी ले जाने का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U इन्फिनिटी माइनस UR लिखेंगे और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन की वैल्यू आएगी वो लिख करके तुम्हें इस तरह से भी UR की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, और अच्छी बात ये है कि मतलब अगर तुम R से इन्फिनिटी ले जाते हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में हम U इन्फिनिटी माइनस UR लिखेंगे, बस यही डिफरेंस आएगा। वरना इन्फिनिटी से R लाने में हम पोटेंशियल एनर्जी चेंज की वैल्यू UR माइनस U इन्फिनिटी लिखते हैं, लेकिन चाहे तुम्हें UR माइनस U इन्फिनिटी की वैल्यू बता दी जाए या फिर U इन्फिनिटी माइनस UR की वैल्यू बता दी जाए, दोनों ही केस में तुम UR की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आसानी के लिए ना मैं तो तुम्हें सजेस्ट करता कि तुम Q2 को R से लेकर के इन्फिनिटी तक पहुंचाओ। और ऐसा करने में ना ये जो साइन कन्वेंशन वाली जो एम्बिगिटी आ रही है यहाँ पर, जो तुम्हें कंफ्यूजन, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम R से इन्फिनिटी तक लेकर के जाएंगे ना पार्टिकल को तो हमारे डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और dx भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो तुम्हें माइनस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम चाहो तो यही काम बिल्कुल बिल्कुल यही काम करो, बस R से लेकर के इन्फिनिटी ले जाओ और R से इन्फिनिटी ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी चेंज की डेफिनेशन अप्लाई करो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन
पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करने के लिए हम यही बोलेंगे कि हम इन्फिनिटी से आर तक पहुंचाएंगे और इन्फिनिटी से आर पहुंचाने में नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा। ठीक है ठीक है, तो तुम लोग सॉरी तुम लोग इसको थोड़ा रिवाइज करना। इसमें एक दो पॉइंट्स और मुझे बताने हैं, लेकिन मुझे लग रहा है थ्योरी आज के लिए सफिशिएंट हो गई है। ये वाला पार्ट अच्छे से रिवाइज करना, इसका डेरिवेशन तुम लोग खुद से भी अटेम्प्ट करना। और अब कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स जल्दी जल्दी ले लेते हैं। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना आ गया है, तो एक दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक, ठीक है, कैपिटल क्यू, क्वेश्चन में कहा गया है अ स्मॉल क्यू इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स कैपिटल क्यू चार्ज विद स्पीड v नॉट while separation between the two is how much a। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द, ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, वो मिनिमम मतलब सबसे करीब कैपिटल क्यू के कितना पास आ जाए, इसका पाथ कैसा हो गेस कर सकते हो। जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल आगे आएगा रिपल्शन की वजह से स्लो होता जाएगा और कहीं पर आकर के रुकेगा फिर वापस जाएगा। तो पूछा गया कि मिनिमम कितना पास आएगा, उसको कैलकुलेट करना है। ट्राई करो। कितना है? हाँ, क्यू को फिक्स रखा है। जो क्यू ऐसे तो क्यू मूव कर जाए, क्यू को किसी स्टैंड से ऐसे करके ना किसी और एजेंट के थ्रू कोई फोर्स अलग दूसरे टाइप का कोई फोर्स होगा जिससे कि इसको होल्ड करके रखा है। वो सिर्फ क्यू को फिक्स किया और वो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज फिक्स्ड। आंसर क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टार्टिंग में वी नॉट वेलोसिटी है, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी उस टाइम में डिस्टेंस क्या होगी, यही क्वेश्चन है। डिस्टेंस वेलोसिटी का क्वेश्चन है। सॉल्व करने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने का पहला स्टेप इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, हम सिस्टम के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ये इनिशियल स्टेट है, क्यू तो कैपिटल क्यू तो फिक्स है, स्मॉल क्यू पोजीशन 1 पर है, ये इनिशियल स्टेट है, और पोजीशन 2 पर आ गया है, ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, दिस इज पोजीशन 2 एंड दिस इज फाइनल स्टेट। ठीक है, यहाँ पर ये रेस्ट पे आ गया। ठीक है, और ये ऐसे करके यहाँ तक आया। ठीक है, अब ये वापस जाएगा ऐसे। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में वर्क एनर्जी तो हम लिखने जा रहे हैं। इनिशियल और फाइनल डिसाइड कर लिया। अब दूसरा स्टेप बताओ, दूसरा स्टेप क्या होता है वर्क एनर्जी तो अप्लाई करने के लिए किसी सिस्टम के ऊपर? फोर्सेस देखना। तो यहाँ पे हमारे सिस्टम के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बताओ, सारे फोर्सेस बताओ देख करके। कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल है, ठीक है,
तो यहाँ पे तुम्हें लगे सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है, लेकिन एक और फोर्स है, और एक फोर्स है। अरे तुम लोग अपना आईक्यू लगता है कि घर पर छोड़ के आए हो, वैसे तो घर पर ही हो तुम लोग, तो आसपास अगर है तो अपने आईक्यू को वापस मिलो। नहीं, मैग्नेटिक फोर्स अभी नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स अभी जब स्टार्ट करेंगे तभी उसको इंक्लूड, जितने फोर्स तुमने सीखे हैं उसी में से पूछ रहा हूँ। अरे अभी तो पता है, देखो ये क्यू फिक्स है ना, क्यों है फिक्स, इसको किसी सपोर्ट के थ्रू ऐसे फिक्स करके रखा गया है, तो क्यू के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स है, वो भी फोर्स हमारे सिस्टम का के ऊपर फोर्स है, तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम में उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो टाइप की फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो तो कंजर्वेटिव नेचर का है, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसका वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है कैपिटल क्यू के ऊपर, वो कभी डिस्प्लेस नहीं हुआ है, फोर्स तो एक्ट कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हुआ है, तो हम बोलेंगे हमारे एक्सटर्नल फोर्स का भी वर्क डन 0 है, जिसका मतलब है कि अपने सिस्टम के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने का मतलब और कुछ नहीं होगा, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना हो, तो अपने सिस्टम पे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होगी, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होगी। और एक एक करके बताओ, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, पहले काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन सॉरी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो 2 पॉइंट सिस्टम के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो हमें पता है, ठीक है, वो होती है के Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, इक्वल्स फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ये कितनी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल का मतलब अब हमारा ये सिस्टम है, काइनेटिक एनर्जी 0, और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो 0 नहीं होगी, के क्यू अपॉन डी, और इसको हम डी मान लेते हैं, यही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो और डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली क्वेश्चंस ही चलेंगे और कुछ थ्योरी का पार्ट होगा, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मेनली ज्यादा प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्लास ओवर करते हैं।